समुद्रगुप्त भारत का महान सम्राट और गुप्त वंश का एक महान शासक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लेकिन क्या भारत का नेपोलियन कहना उचित है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे देश में न जाने कितने वीर महावीर पैदा हुए और उनकी गाथाओं को कभी कथा, कहानी, लोकगीत एवं लोक संगीत के माध्यम से सुनाया जाता, बताया जाता रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में भी उनके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन बताने का ढंग, तौर तरीका कुछ भी हो, लेकिन उन इतिहास की मूल भावना से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होता। पश्चिम के एक महान इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सम्राट समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर उनकी महानता को, उनकी वीरता को, उनकी कौशल को संकुचित करने का असफल प्रयास किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और बहुत से इतिहासकार, जिसमें दक्षिण के इतिहासकार हैं अय्यर, उन्होंने भी नेपोलियन कहने पर नाराजगी जताया है। क्यों स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा और बहुत से इतिहासकारों ने इस बात का समर्थन क्यों किया और बहुत से इतिहासकारों ने इसका विरोध क्यों किया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या वाकई में इतिहासकारों द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहना उचित है? इसको जानने और इसको समझने के लिए हमें नेपोलियन और सम्राट समुद्रगुप्त दोनों के बारे में जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त की महानता बहुत विशाल है, वहीं नेपोलियन भी कुछ कम नहीं है। दोनों अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में महावीर और पराक्रमी थे। सबसे पहले मैं आपको नेपोलियन के बारे में बता देता हूं। नेपोलियन का जो परिवार है वह इटालियन मूल का है, जो 16वीं शताब्दी में उसके पूर्वज भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप में आकर बस गया था। ये लोग छोटे टस्कल कुलीन परिवार के वंशज हैं। जिस वर्ष नेपोलियन का जन्म हुआ था उसी वर्ष फ्रांस का कोर्सिका पर कब्जा हो गया था। 15 अगस्त, जो कि हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त 1769 को इसी कोर्सिका द्वीप में और इसी टस्कन कुलीन परिवार में एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कोई नहीं जानता था कि एक छोटा, बौना, ठिकना सा व्यक्ति आगे चलकर फ्रांस का शासक बन जाएगा। नेपोलियन को दुनिया के महान जनरलों में से एक माना जाता है। आखिर एक साधारण से परिवार में एक साधारण कद काठी का व्यक्ति कैसे फ्रांस का सम्राट बना, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपोलियन पढ़ाई में अच्छा था। उसने पेरिस के एक सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री लिया और वह तोपखाना अधिकारी लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुआ। लेकिन उसके पिता की पेट के कैंसर के कारण मृत्यु होने के कारण उसे वापस घर जाना पड़ा और वह अपने पिता के नस्के कदम पर चलते हुए, उसके पिता नेशनलिस्ट थे, तो उसने भी नेशनलिस्टों का समर्थन किया। नेपोलियन ने फ्रांस की सेना में रहते हुए फ्रांस की 1789 की क्रांति का भरपूर समर्थन किया था। रॉयलिस्ट विद्रोहियों से फ्रांस की डायरेक्टरी को बचाने के कारण इसका सेना में तेजी से वृद्धि हुआ। सिर्फ 24 साल की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। इसके बाद तो उसके कदम रुके ही नहीं। 1799 में वह फ्रांस का पहला काउंसिल बना था। इसके कुछ ही वर्षों बाद 18 मई 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग यूरोप के सभी राज्यों, सभी देशों को जीत लिया था। फ्रांस का उसने बहुत बड़ा विस्तार किया था। एक बात और भी बताऊं कि मिस्र भी बह गया था और मिस्र की सभ्यता को खोजने का कहीं जो श्रेय जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को भी जाता है।
नेपोलियन बोनापार्ट ने कानून में सुधार किया। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करके एक फ्रांस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राज्यों को, जिन देशों को जीता था, उसमें कभी शांति स्थापित नहीं कर पाया। किसी न किसी राज्य में विद्रोह होता रहा। उसके जीते जी ही उसका सारा साम्राज्य भी बिखर चुका था। 1815 के वाटरलू के युद्ध में जब वह परास्त हुआ तो अंग्रेजी सेनाओं ने उसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना के जेल में डाल दिया था, जहां उसकी 6 वर्ष के बाद 5 मई 1821 में पेट के कैंसर से मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु के संदर्भ में भी इतिहासकारों का मतभेद है। कुछ लोग इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसकी मृत्यु कैंसर के कारण नहीं हुई थी, अपितु उसको जहर देकर मारा गया था। दोस्तों, ये था नेपोलियन का एक संक्षिप्त इतिहास। क्योंकि नेपोलियन का इतिहास बहुत बड़ा है, मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने संक्षिप्त में आपको इसके बारे में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और माता का नाम कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दत्तो भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जन्म 318 ईस्वी में पाटलिपुत्र, मगध, जो कि आज का बिहार है, वहां पे हुआ था। क्योंकि गुप्त वंश का भी जो साम्राज्य था ना, वो पहले मगध के ही वो राजा थे। जन्म से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बड़े बेटे नहीं थे, जबकि उस टाइम बड़े बेटे को ही राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के सभी पुत्रों में सबसे अधिक योग्य होने के कारण सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सम्राट समुद्रगुप्त को अपने पिता से एक छोटा सा साम्राज्य मिला था, लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ, बुद्धि, कौशल, सैनिक रणनीति और अपनी कूटनीति के बल पर इस राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था। इस राज्य को बहुत विशाल बना दिया था। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का। यानी कि आप सोच सकते हो कि छोटे से मगध को उसने कितना विशाल बना दिया था। सम्राट समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था। उन राजाओं को हराने के बाद उनके राज्यों को अपने राज्य में विलीन कर लिया था। ये राजा थे रुद्रदेव, मतिन, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत नंदिन और बलकर्म। ये वो 9 राजा थे जिनको हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। इन राज्यों को मिलने के बाद इसकी सेना बहुत ज्यादा विशाल हुई और इसने फिर दक्षिण पथ का रुख किया। दक्षिण के इसने 12 राज्यों को हरा दिया था। ये राज्य और ये राजा ये थे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से समुद्रगुप्त ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। लेकिन दक्षिण के जो 12 राज्यों को हराया था, इसको सिर्फ हराने के बाद कुछ शर्तों के साथ इनको मुक्त कर दिया था। ऐसा इसलिए भी शायद किया गया हो क्योंकि मगध से दक्षिण में शासन करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि सतपुड़ा, विंध्याचल, बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी तो पार करके आना होता था। इसके साथ बड़ी बड़ी नदियां भी थी, तो थोड़ा वहां पर नियंत्रण बनाए रखना मगध में बैठे बैठे थोड़ा टफ था। इसलिए उसने यह सोचा होगा कि क्यों न इनको कुछ शर्तों के साथ इनकी राज्य इनको वापस कर दिया जाए। पश्चिम के कुछ राज्यों ने भी समुद्रगुप्त के साथ मित्रता स्थापित की थी। श्रीलंका के राजा को जब बौद्ध गया में एक मंदिर बनवाना था, तो उसने समुद्रगुप्त के दरबार में अपना एक दूत भेजा कुछ भेंट लेकर, ताकि उसे यह परमिशन मिल जाए कि वह बौद्ध गया में कुछ मंदिर बनवा सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो बाहर के राज्यों के साथ भी अच्छा मित्रता पूर्वक संबंध थे। समुद्रगुप्त को संगीत का भी बहुत शौक था, इसीलिए उसे
कविराज की उपाधि दी जाती है। उसके सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि वह संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से मिलती है, जो कि इलाहाबाद में है। यह लेख उसके एक अधिकारी हरिसेन द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेध यज्ञ भी कराए हैं, इसलिए इसको अनेका अश्वमेध याजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि अनेक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला। दोस्तों, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, ये था समुद्रगुप्त के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। मैंने आपको नेपोलियन और समुद्रगुप्त दोनों के बारे में बता दिया है। चलो दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहना उचित है या नहीं? तो पहली बात, दोनों एक महान सेनानायक थे। दोनों ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत काम किए थे, सामाजिक क्षेत्र में भी दोनों ने बहुत काम किए थे। लेकिन समुद्रगुप्त 100 से ज्यादा लड़ाई किया था, लेकिन वह कभी हारा नहीं था। वहीं नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें तो उसने जीता तो था, लेकिन कभी अपने राज्यों में शांति स्थापित नहीं कर पाया था, और वो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। गुप्त का शासनकाल उसके मरने के बाद भी सैकड़ों साल तक चलता रहा, लेकिन नेपोलियन का साम्राज्य उसके जीते जी ही बिखर गया था। नेपोलियन की मृत्यु एक जेल में कैदी के रूप में हुई थी। वहीं सम्राट समुद्रगुप्त का जीवन एक स्वाभिमान के साथ भरा हुआ था। पश्चिम के इतिहासकार स्मिथ ने सिर्फ इनकी लड़ाइयों के बल पर कि नेपोलियन ने यूरोप पर कब्जा कर लिया था और समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, सिर्फ इसी आधार पर उनको भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं ज्यादा महान थे, क्योंकि जो साम्राज्य को उन्होंने बनाया था उनके मरने के बाद भी सैकड़ों साल तक चलता रहा। उनके शासनकाल में किसी भी राजा उनके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं किया। उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ एक मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किया, जबकि नेपोलियन ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सिर्फ शत्रुता पूर्वक संबंध ही रखे। दोस्तों, समुद्रगुप्त और नेपोलियन के काफी समानताएं होने के बाद भी ये दोनों बहुत भिन्न हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करना ठीक नहीं है। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।